क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 18 फरवरी का करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारे जो मेन एग्जामिनेशन है यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर एग्जामिनेशंस। ठीक, आज के हमारे जो टॉपिक हैं कि एडरली एब्यूज़ होता है भारत में, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है, यह एक चिंता का विषय है। ठीक, फास्टैग जो है जो गाड़ियों में लगाया जाएगा वो अनिवार्य हो गया 15 फरवरी से। उसके बारे में जानेंगे क्या चीज़ है। इसरो द्वारा भुवन की घोषणा कर दी गई है। ठीक, भुवन जो है आपका ये एक जियो स्पेशियल मैपिंग वाली एक जो है सॉफ्टवेयर है। अर्जुन MBT-MK-1A, क्या इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या चीज़ है ये? ठीक, बैटल टैंक है ये। ठीक है, और दिशा रवि केस, ठीक है, जो कि एक टूल किट से संबंधित है। इसके बारे में पूरा जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे एग्जामिनेशन हमारे जो है टोटल कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप लोग को एडमिशन लेना तो 8564880530, 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप जहाँ पे कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए, पहला टॉपिक जो है आपका हमारा आज का ये है, भारत में बुजुर्गों से दुर्व्यवहार चिंता का विषय। ठीक, ये किसने, एडल्टली एब्यूज़ हो रहा है, ग्रोइंग कंसर्न है इंडिया में। हालांकि ये पूरे विश्व में ये चीज़ हो रही है, बुजुर्गों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। क्या क्या चीज़ें सब समझते हैं। देखिए, भारत में लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया LASI करके जो है एक सर्वे मतलब स्टडी हुई है, उसने बोला है कि कम से कम 5% जो एल्डरली हैं हमारे 100 में से 5 लोग मान लीजिए, तो वो उनके जो 60 या 60 के ऊपर हैं, एज के हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार हुआ है 2020 में। ठीक, इसमें मतलब सर्वे किया उन्होंने कई सारे बुजुर्गों के साथ में। उन्होंने क्या जवाब दिए हैं कि मतलब उनसे पूछा गया कि भैया बताइए क्या आपको फिजिकल कोई अब्यूज़ हुआ है, वर्बल अब्यूज़ हुआ है, क्या किस तरीके की जो है दुर्व्यवहार हुआ है, ये पूछा गया। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या जवाब दिए, उस हिसाब से ये वाली स्टडी आई है LASI की। ठीक, ये एक नेशनल सर्वे है और जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल डिटर्मिनेंट्स पे। ठीक, LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों, ठीक, डिटर्मिनेंट्स और भारत में बढ़ती उम्र के परिणामों, ठीक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एजिंग इन इंडिया के वैज्ञानिक जांच संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। समझ में आ गई बात। और इसमें इसकी फाइंडिंग क्या आई है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है दुर्व्यवहार अब व्यापकता से हो रहा है। और ज़्यादातर ये कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा, ये बिहार में 12%, और जो है कर्नाटका 10%, उत्तर प्रदेश 6% है। तो बिहार के बाद उत्तर प्रदेश नहीं, कर्नाटका ये थोड़ा देखने वाला है। उसमें देखा गया है कि 77.3% जो है कंप्लेंट आई है कि भैया वर्बल इमोशनल इल ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि आत्मसम्मान या भावनात्मक चित्त को ठेस पहुंचाई गई है। सेल्फ वर्थ और इमोशनल वेलबींग को जो है ठेस पहुंचाई गई है। फिफ्थ यानी 23.7% के साथ में फिजिकल जो है शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार हुआ है। जैसे बहुत गंदी बात है ये, मतलब देखिए, किकिंग, पुशिंग, स्लैपिंग, मतलब झापड़ मार देना। क्या समझते हैं लोग ऐसा करके अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ करने पर, कि मतलब जिन्होंने पाला, जिन्होंने जन्म दे दिया, उनके साथ इस तरीके की हरकत करना बहुत ही बेकार मतलब बात है ये। और मतलब 26.5% जो है उनका इकोनॉमिक, आर्थिक शोषण किया गया है, धन संपत्ति एसेट इन सब में। और 50% से ज़्यादा लोग का जो है नेग्लेक्ट, यानी कि उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, पढ़े हैं तो पढ़े ही हुए हैं। और विक्टिम्स जो फिजिकल इल ट्रीटमेंट का हुआ शारीरिक रूप से, इसमें सबसे ऊपर जो है अरुणाचल प्रदेश के जो बुजुर्गों से बोला गया, तो उसमें 4500 में से मान लीजिए 45% लोगों ने कहा कि हाँ भैया फिजिकल इल ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो ये वाले जो है UPPCS और BPSC वाले में एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। और तमिलनाडु थर्ड पे है और पुदुचेरी। अब इसमें देखो बिहार नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि फिजिकल ट्रीटमेंट है तो आप वहाँ पे कहे कि बिहार में सबसे ज़्यादा होता, तो आपको मान के चलें हाँ ऐसा होता होगा। ये वाली जो है स्टडी जब बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपने अगर नहीं पढ़ा है तो तुक्का मार करके मत आना, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। ठीक, अब इसके बाद जो है एल्डरली, उन्होंने जो वर्बल इमोशनल इल ट्रीटमेंट वाली बात जो कही है, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले, इसमें सबसे ज़्यादा देखो उत्तराखंड में 100% लोगों ने, मतलब जिनसे पूछा गया सबने कहा हाँ ऐसा हुआ है।
छत्तीसगढ़ में 97% है। एल्डरली एब्यूज़ जो है क्या है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है और ये हर कंट्री में अलग और कल्चर में अलग अलग है। ठीक, जो मतलब अलग अलग देशों में उनकी संस्कृतियों में कई प्रकार की अलग अलग जो है अभिव्यक्तियों की सहित एक बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और फंडामेंटल वायलेशन है ये मानव अधिकारों का। और सेवरल हेल्थ एंड इमोशनल प्रॉब्लम भी इससे हो रही हैं। एब्यूज़ जो है ये इसको वर्गीकरण किया जा सकता है फिजिकल, शारीरिक, यौन, ठीक, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है। मतलब आप समझो कितनी मतलब बेकार बात है। मनोवैज्ञानिक और या वित्तीय स्तर पर किया जाता है। मतलब वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बुजुर्गों में यह समस्या अपेक्षाकृत ज़्यादा है, अधिक है महिलाओं में और ग्रामीण रूरल एरियाज़ में। मेन रीज़न क्या है? लॉट ऑफ वीमेन लूज सपोर्ट। देखिए वीमेन जो जैसे घर में दादी और नानी ये सब लोग जो है उनका मतलब उनके जो पार्टनर है, ज़्यादातर देखा गया है कि जो महिलाएं वो ज़्यादा जीती हैं पुरुषों के, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। और जो उनके पति जो है मान लीजिए पार्टनर ख़त्म हो गए तो उनका जो अकेले पड़ जाती हैं उसकी वजह से जो है उनका और ज़्यादा जो है उनका नुकसान होता है, शोषण ये सब चीज़ें होती हैं, शारीरिक और ये सारा कुछ। नो इनकम सोर्स भी उनकी कोई नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। ठीक, तो हमारा ये पहला था एल्डरली से रिलेटेड। ये वाला जो है मेंस प्रीलिम्स दोनों में ही पूछा सकता है। इसका देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फास्टैग अब अनिवार्य हो गया। हालांकि 2-3 सालों से चल रही चीज़, अब इन्होंने फिर से कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने कि फास्टैग फाइनली 15 फरवरी 2021 से जो है कंपलसरी कर दिया गया है, चाहे वो आपकी एम टाइप ऑफ व्हीकल हो या फिर एन टाइप ऑफ। ये एम एन क्या है अभी इसको समझाऊंगा। ठीक, और हर जो भी टोल प्लाज़ा है भारत में जहाँ से गाड़ी पास होती है उस पर अब हर जगह फास्टैग के थ्रू ही जाएंगी गाड़ियाँ। अन्यथा मान लीजिए 60 रुपये का है फास्टैग के थ्रू टोल, अगर आपके ने अभी भी नहीं लगाया तो आपको 120 यानी डबल देना पड़ेगा पैसा। तो अब आदमी जो है खुद ही समझ जाएगा कि नहीं देना है तो वो फास्टैग लगवा ही लेगा। फास्टैग का मैंने पहले भी एक बार ये कवर किया था तो आप लोगों को बताया था। फास्टैग के कई सारे जो बेनिफिट हैं उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके थ्रू जो है आपकी ट्रैकिंग भी हो सकती है। ठीक, मतलब नेशनल सिक्योरिटी में भी ये काम आ सकता है। कई बार देखा गया है कि टेररिस्ट लोग और जो संदिग्ध लोग हैं ये एम्बुलेंस और नकली नंबर लगा के वो फिर चलते हैं। और चूंकि फास्टैग जो है एक गाड़ी एक चेसिस पे एक ही बन सकता है। अब ये नहीं है कि उसको उखाड़ के आपने दूसरी गाड़ी पे लगा लिया और फिर वहाँ से चलने लगे तो वो चलेगा ही नहीं। तो उस केस में जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फास्टैग। ठीक, तो ये एक इसमें यहाँ मेंशन नहीं था, मैंने मेंशन कर दिया है। और एनी व्हीकल जो भी नहीं होगा और उसको 2 गुना पैसे देने होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाज़ा है। अब सिग्निफिकेंस यही है कि भैया फ़ी पेमेंट आराम से डिजिटली हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, फ्यूल कंजम्पशन गाड़ी रुक नहीं रही है, चलती आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने बता ही दिया। ये इजी है, आराम से रिलोडेबल है, ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है पैसे का और कोई रुके बिना और की कैश ट्रांजेक्शन करने जैसे पहले होता लाइन लग जाती थी बहुत ज़्यादा, अब वो सब कुछ नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, NHAI के द्वारा ऑपरेटेड है, ध्यान रखना। और इसमें RFID जो एक होती है इसके बारे में, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, रेडियो फ्रिक्वेंसी से इसमें लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं है। ध्यान मतलब कि ये नहीं कि वो आमने सामने होंगे, दिखेंगे तभी हो सकता है। और इसमें कई सारे वो जो है एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एक गाड़ी ये लेन है दूसरी है तो यहाँ वाला जो है इसी से ये इसको ऑन करेगा तो ये इसको कैच करेगा, ये नहीं है कि ये वाला जो है इससे कैच करने लगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक, इट कैन बी ये ऑफिशियल टैग इश्यूअर्स या फिर बैंक से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए जो इसका फिटमेंट है फास्टैग जो लगाया जाएगा वो M और N कैटेगरी मोटर व्हीकल की जो उसमें लगाया जाएगा। ठीक, 1 जनवरी 2021 से। M कैटेगरी वो वाले 4 व्हील वाले व्हीकल होते हैं जो सिर्फ पैसेंजर्स को बैठाते हैं। और N टाइप वाले वो हैं जो गुड्स और पैसेंजर दोनों को बैठाते हैं। समझ रहे हो, तो ये कमर्शियल वाले भी हो कह सकते हो आप उसको इनडायरेक्टली। अगला जो हमारा टॉपिक है GS पेपर 3 से, इसमें है कि इसरो द्वारा भुवन की घोषणा। भुवन क्या है? अब देखो अभी पीछे हम लोगों ने कल न्यूज़ में सुना था कि
जियो स्पेशियल डेटा जो है, मतलब मैपिंग और ये सब जो भी डेटा है, अब इसको यूज़ करने के लिए प्राइवेट फर्म्स को गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक। और आज देखिए क्या आया है कि गूगल मैप की तरह ही गूगल को, बल्कि गूगल मैप से compete करने के लिए इसरो जो है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डिजिटल नेविगेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है एक मैप माई इंडिया। इसरो और मैप माई इंडिया इन दोनों ने मिलके ये चाहा है कि हम एक स्वदेशी मैपिंग पोर्टल या फिर जीरो स्पेशियल सर्विस दें। अभी जैसे आप लोगों को कुछ भी ढूंढना होता है, सीधे क्या करते हो, गूगल पे जाते हो और गूगल मैप पे जाते हो। प्रैक्टिकली समझा करो हर चीज़ को। मैप पे जाते हो, वहाँ से आप सर्च करते हो कि भला फला 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 जगह, जैसे आप एडमिट कार्ड आप लोग का आता है एग्जामिनेशन का, तो आप गूगल मैप में जाकर चेक करते हो ना कि यार ये इसकी लोकेशन कहाँ है। तो वैसे ही अब इसरो ने और मैप माई इंडिया ने मिलके क्या चालू किया है कि हम भी एक पोर्टल वेबसाइट सॉफ्टवेयर ये बनाएंगे और जियो स्पेशल सर्विसेज मिलेंगे और ये स्वदेशी होगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आपको बताऊं कि जैसे जी गूगल मैप्स किससे काम करता है, जीपीएस पे। हमारा जो ये मैपिंग पोर्टल ये किस पे काम करेगा, नाविक पे। नाविक जो है भारत का अपना नेविगेशन वो करने वाला एक सैटेलाइट का वो है, जिसके थ्रू हम देश मतलब डेटा लेके नेविगेशन करेंगे। ठीक। वैसे क्या होता है कि हम गूगल और ये सब लोग क्या है, ये जीपीएस का प्रयोग करते हैं। अब समझना, जीपीएस है यूएसए का, और जीपीएस जो है पूरे वर्ल्ड में है। नाविक सिर्फ इंडिया के बाउंड्री के 1500 किलोमीटर दूर तक है बस। ठीक है, ये 1500 किलोमीटर, तो ये है पूरे वर्ल्ड पे नहीं है नाविक। तो अब समझना यहाँ पे, अगर मान लो किसी कारणवश यूएसए से आपका जो है वो हो जाए, कोई द्वेष हो जाए, कुछ हो जाए, और पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही है, समझना मेरी बात। ठीक। आप जो है आपके जो भी प्लेन हैं, जो भी जो हैं व्हीकल्स हैं, वो सब जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है कि मान लो यूएसए ने जीपीएस, क्योंकि उनका कंट्रोल है, उन्होंने सारा डेटा गलत देना स्टार्ट कर दिया। उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर, पता नहीं कुछ भी उल्टा सीधा देना चालू कर दिया। तो हम जो है चाहे कितने भी मजबूत हों, हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे लोकेशन, हम पता चला हमें लग रहा है कि हम पीछे चल रहे हैं दुश्मन के, बल्कि दुश्मन हमारे पीछे चल रहा है। तो ये चीज़ भी है। तो इसलिए हमें अपना जो है स्वदेशी, बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व है इस चीज़ का, रणनीतिक महत्व है, स्ट्रेटेजिक महत्व है कि हमें अपना जियो स्पेशल सर्विस अपनी ये होना ज़रूरी है। ऐसा पीछे हुआ भी था जब जो है यूएसए ने कई बार, जब इराक और ईरान इनमें जब लड़ाई चल रही थी, तो गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे और वो लोग उसी यूज़ कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हम सही जा रहे हैं, वो गलत जा रहे थे। ठीक। तो ये वाली चीज़ है। और इसमें देखो, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, जिसके अंतर्गत इसरो फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किसके साथ, वही मैप माई इंडिया के साथ में, जो कि सीई इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ही है, जो कि उसको ओन करता है। स्वामित्व किसका है, सीई इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का है। किस पर स्वामित्व है, मैप माई इंडिया पर। ये एक तरीके का जॉइंटली एंटिफाइड एक होलिस्टिक जियो स्पेशल पोर्टल होगा। नाविक का यूज़ करेगा, वेब सर्विसेज का यूज़ करेगा, इंटरनेट का, और एपीआई का। एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन परफॉर्मिंग इंटरफेस। जैसे कि आप ये, मतलब आपको पता नहीं चलता, लेकिन बता देता हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो एकदम समझ जाएंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, जैसे आप अपने इंटरनेट गूगल क्रोम पे जाते हो। ठीक। गूगल क्रोम पे जाके आप आपने इंटरनेट अपना चालू किया, और फिर आप वहाँ से फेसबुक को आप लॉगिन कर देते हो ना। तो फेसबुक क्या है, एक आईपीआई एपीआई है। आप अपने इंटरनेट को इस सॉफ्टवेयर पर जोड़ रहे हो। तो ये एक आपको जो है एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फेसबुक, जो आपको क्रोम के जरिए जोड़ के, इंटरनेट के जरिए जोड़ के आपको यहाँ पहुँचाता है। ठीक। तो सिंपल समझ लो कि सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरलिंकिंग करना और आराम से इंटरऑपरेटेबिलिटी हो सके, उसके लिए एपीआई का यूज़ होता है। ठीक। और ये मतलब कोई भी आप ऑनलाइन कुछ भी वेब पोर्टल वेबसाइट बनाओगे तो कई सारे एपीआई आपको लेने पड़ते हैं, तो और उसके लिए पैसे से भी देने पड़ते हैं। खैर, जो भी है चीज़ें, नाविक का यूज़ करेंगे, और मैप माई इंडिया पे जो भी अवेलेबल है एपीआई, वो सब का यूज़ करते हुए तीन चीज़ें बनाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जियो स्पेशियल 3 पोर्टल बनाए जाएंगे, भुवन, वेदास और मॉसडैक। ठीक। इंपॉर्टेंट है, वेदास पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, मॉसडैक क्या है, तो सिंपल इसकी बात समझ लीजिए यहाँ पे। भुवन क्या होगा, एक नेशनल जियो पोर्टल डेवलप किया जाएगा, जिसको
इसरो होस्ट करेगा और इसमें जियो स्पेशियल डेटा होगा। वहीं सब है कि रोड रोड कौन सी है, फलाना मार्ग, अशोक मार्ग, ये मार्ग, लोकेशन सेक्टर नोएडा, ये गौतम बुद्ध नगर, आगरा, ये सारी चीज़ें हैं, लखनऊ, इस तरीके से पूरा डेटा होगा। ठीक। और रोड हाईवे जो है, ये सब ट्रेन के सर्विसेज टूल्स, और इन सबको एनालिसिस भी किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, ये सारा कुछ ये भुवन पे मिल गया आपको। ये राष्ट्रीय एक जियो पोर्टल होगा। ठीक। मैप माई इंडिया के साथ में इसरो के साथ में मिलकर बना रहे हैं। दूसरा क्या है, वेदास। वेदास का समझो अर्थात है, अर्थात पृथ्वी अवलोकन डेटा का मानसिक चित्रण और अभिलेखीय प्रणाली, यानी कि विजुअलाइजेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा। मतलब ऊपर से जैसे आपने देखा होगा सेटेलाइट से वो बताता है कितना एग्रीकल्चर है, कैसी फोरकास्टिंग होने वाली है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है ना। तो उसी तरीके से अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है कि चक्रवात आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, उनको देखना और उनका जो है एनालिसिस करना, आर्काइव सिस्टम करना, ये सारी चीज़ें जो है वो वेदास के अंतर्गत होगी। ठीक। जियो प्रोसेसिंग करेंगे प्लेटफॉर्म है। ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल, स्पेक्ट्रल आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा है। ठीक। अलग अलग तरीके से, जैसे थर्मल, इसमें क्या होता है कि आपकी हीट वाली चीज़ देखता है, टेम्परेचर कहाँ पे जो है, टेम्परेचर कम है ज़्यादा है। माइक्रोवेव रेडिएशन अलग चीज़ चेक करता है, तो इनसे कौन सा मिनरल कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो इन सबको देखना, जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन हो रहा है उनको देखना, डेटा इकट्ठा करना और फिर उनका एनालिसिस करना, ये काम वेदास के जरिए होगा। ठीक। और ये किसके लिए, जो शैक्षिक संस्थान है, अनुसंधान है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाएगा। ठीक। तीसरा क्या है आपका, मॉसडैक। मॉसडैक का फुल फॉर्म है मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर, यानी कि मौसम विभाग और ओशियोनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा जो भी है उसको भी आप इकट्ठा करो, फिर उनके जो है एनालिसिस करो। ठीक। समझ में आ गया। तो ये डेटा रिपोजिटरी होगा जिसमें मेट्रोलॉजिकल मिशन जो हैं, जो भी मौसम वाले संबंधित इसरो के, वो वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओशियोनोग्राफी, ट्रॉपिकल वाटर साइकिल, इन सब के बारे में बताएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, या विदेशी मैप ऐप जो है जैसे गूगल समाधानों की तुलना में भारतीय के लिए अधिक बेहतर, अधिक विस्तृत, व्यापक होने के साथ साथ गोपनीयता, समझ रहे हो ना, ये चीज़ जो है गोपनीयता, अति स्थानीय और स्वदेशी मानचित्रण समाधान होगा। प्राइवेसी सेंट्रिक, हमारी मतलब ये नहीं है कि हमारा डेटा सब जा रहा है गूगल के पास, जा रहा है यूएसए में स्टोर हो रहा है, ये सबको रोकना है। और प्राइवेसी जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था पुट्टू स्वामी, उसमें राइट टू फंडामेंटल राइट भी है। मतलब ये बीइंग एन इंडियन प्लेटफॉर्म, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत से के मिशन से भी काफ़ी अच्छा है। नाविक क्या है, अच्छा नाविक पे आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी तो है, कितनी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी कौन कितनी है, जियो सिंक्रोनस कितनी, ये सब के बारे में आप लोग को आज एक जो है बनाना है, आपको हैंड रिटन नोट बनाने हैं। ठीक। ग्रुप में जरूर दिखाइएगा, जो लोग यहाँ लिख सकते हैं यूट्यूब पे वो लोग जरूर लिखिए। नाविक क्या है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन, रीजनल देख रहे हो, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जैसे कि गैलीलियो किसका है, ये आपका यूरोपियन का है। ठीक। आपका जो इसी तरीके चाइना का क्या है, ग्लोनॉस जो है वो आपका किसका है, रशिया का है। चाइना का बायदू है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बताइएगा कंफर्म करके। और यूएसए का क्या है आपका, जीपीएस, वो तो आपको पता ही है। तो ये सब ग्लोबल है। इंडिया का नाविक जो है ये रीजनल है, नेविगेशन सिस्टम है। नाविक का फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन किस चीज़ का, नक्षत्र किस चीज़ का है, ये आपका सैटेलाइट्स का। ठीक। और इसको इसरो ने बनाया है। इसका जो एप्लीकेशन क्या है कि भैया मैपिंग, भूगर्तिज्ञ आंकड़े, जियोडेटिक डेटा सेंटर। जियोडेटिक मतलब कि जो अर्थ का शेप होता है उसको जियोडेसी बोलते हैं, जियोडेसी। ठीक। तो उसी से संबंधित जो है कई सारा डेटा, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, वायु, समुद्री नेविगेशन कर सकते हो, डिजास्टर। और अच्छा एक चीज़ है आप लोग के साथ कि जैसे ये नाविक है, नाविक जो है आपका ये डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी है। मतलब डुअल यूज़ मतलब सिविल यूजेस के लिए भी आता है, नागरिक के लिए भी और मिलिट्री के लिए भी। ठीक। तो कुछ एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं, जैसे कि नेशनल सप्लायर ग्रुप, ये आपका सॉरी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये न्यूक्लियर मटेरियल को करता है। वैसे ही जो है वासेनार है, ये सुने हैं ना वर्ड्स। और एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है। और एक है MTCR। ठीक। तो MTCR जो है ऐसी जो डुअल वाली जो होती हैं, डुअल यूज़ वाली टेक्नोलॉजी,
उनसे रिलेटेड होता है। तो इन पर आप लोग को एक नोट बनाना, वासीनार क्या है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है, एनएसजी क्या है, कितने मेंबर हैं, भारत मेंबर किनका है किनका नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, 2-3 सालों से ये न्यूज़ में है लेकिन पूछ नहीं रहा है, तो 2-3 साल यूपीएससी पूछता है, हो सकता है तो पूछ ले। मोबाइल फ़ोन में आप जाके नेविगेशन, प्रिसाइज टाइमिंग, टाइमिंग भी इसमें अच्छी होती है। ठीक है, और इसमें विजुअल और वॉइस नेविगेशन भी करता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, अर्जुन MBT MK1। ठीक, अब इंडिया का है अपना स्वदेशी, ये एक बहुत ही भयंकर टैंक बनाया गया है। ठीक, जिसका नाम है अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A। ठीक, इंडियन आर्मी के लिए चेन्नई में मोदी जी ने इसको समर्पित किया आर्मी को। 118 यूनिट हमें मिलेंगे इस टैंक के, जो कि स्वदेशी रूप से ही बनाया गया है। किसने बनाया, CVRDE और DRDO ने मिलकर बनाया है, और अलॉन्ग विद 15 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, 8 लैब्स एंड सेवरल MSME। तो ये कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में, काफ़ी पुराना है। इसका मास प्रोडक्शन जो हुआ था 1996 में चालू हुआ था, 25 साल हो गए मेरे भाई। और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवाडी तमिलनाडु से, और पहला जो इसको रिसीव हुआ था बैच ऑफ 16 टैंक्स वो 2004 में चालू हुआ था। ये जो टैंक है 1972 से ये प्रोजेक्ट चालू है यार, बहुत टाइम लगता है इनमें। विद द कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, CVRD जो है, ये इसकी लीड लेबोरेटरी थी, मतलब बनाने की लैब में आप बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हो सारी चीज़ें। ठीक, इसका उद्देश्य यही है कि हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट बेहतर अग्नि शक्ति और उच्च गतिशीलता और उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ आधुनिक टैंक का निर्माण करना था। ठीक, और इसके फीचर यही है भैया कि ये फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सेबॉट एनिमेशन यूज़ करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कि ये आपका वो है, तो यहाँ पीछे की साइड में जो है फिन्स विन्स लगे रहते हैं ना, तो ये फिन्स को जो है कंट्रोल करके इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और दूसरा जो भी जिस पे भी आप इसको दाग रहे हो उसके आर्मर को खत्म, मतलब वो छल्ली करके और फिर उसको ख़त्म कर सकता है। 120 mm की कैलिबर 120 mm कैलिबर की राइफल की गन है इसमें। कंप्यूटर कंट्रोल फायर कंट्रोल है। 7.62 मशीन गन है इसमें। ठीक, जैसे AK-47 होती है ना, वहीं सेम बोर है। एक्चुअली जो गन की जो नाल होती है राइफल की, उसके उसके जो है बीच के डिफरेंस को ये बोलते हैं 7.62। ठीक, ये है 7.62। ठीक, और 12.7 mm की मशीन गन भी एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी ग्राउंड टारगेट, इन सब के लिए है। MK1A वर्जन जो है 14 मेजर अपग्रेड इसमें किए गए हैं पिछले वाले से, और इसमें जो है बेहतर मिसाइल फायरिंग भी कर सकते हो आप, समझ रहे हो, मिसाइल दाग सकते हो ये। लेकिन आगे वाले स्टेजेस में इसको जोड़ा जाएगा। इसका अचीवमेंट सबसे बड़ा यही है कि 54.3% का इसमें स्वदेशीकरण किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे बना सकता है, फिर बाकी आयोग भी, कि 100% जो है स्वदेशीकरण है, तो नहीं है ना। अब यहाँ पे आपको फैक्ट नहीं रटना है 54.3। और दूसरा चीज़ क्या पूछ सकता है कि इसमें जो है 50% से कम है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेस देन हाफ जो है स्वदेशीकरण है, जैसे कि पहला था। ठीक, तो इसलिए पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा कि 100% जो है स्वदेशीकरण है। ध्यान रखना इंडिजीनियस कितना कंटेंट है इसमें, 54.3। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब देखिए क्या है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये एक महिला है, ये आपकी लड़की है, मतलब ग्रेटा थनबर्ग, ये बहुत बड़ी इन्वायरमेंट की जो एक्टिविस्ट हैं। ठीक, और हुआ क्या कि अभी जो फार्मर्स वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो बाहर के जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश करी। तो उसमें एक सपोर्ट आया ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से, उन्होंने एक टूल किट शेयर करी अपने ट्विटर हैंडल से। टूल किट क्या होता है, जो भी फार्मर प्रोटेस्ट या इसी तरीके प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो वहाँ पे एक दिशा निर्देश होते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें जो फ्रंट पे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि क्या ये टूल किट लिस्ट दे देंगे उनको कि आपके पास क्या क्या रहना चाहिए चीज़ें कि आप प्रोटेस्ट कर सको लंबे समय तक, और ये सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक, उसमें क्या क्या आपके पास सामान होना चाहिए, कैसे आपको करना चाहिए, ये सारी चीज़ों की बात टूल किट में करी। उन्होंने एक टूल किट शेयर करी ग्रेटा थनबर्ग में। अच्छा, जो टूल किट थी वो गलती से इनसे शेयर हो गई, और क्योंकि इसका जो टूल किट दी गई थी उनको, वो उसको शेयर नहीं करना था। ठीक, गलती से हो गई, और उसमें कई लोग के नाम आए, जिसमें एक नाम था दिशा रवि का भी और लोग का भी। अच्छा, ये जो लोग थे
ये जो है इंडिया में पंजाब एरिया जो है, देखिए जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा जो है पंजाब एरिया सिख डोमिनेटेड जो है वो पाकिस्तान में चला गया, आधा जो है हिंदुस्तान में है। अब ये सिख में कुछ कम्युनिटी जो कुछ एक समुदाय जो सिख समुदाय है उसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि खालिस्तान होना चाहिए, मतलब लैंड ऑफ खालसा। ठीक, तो इसमें पूरा जो है खालिस्तान मतलब एक अलग देश बना दो खालिस्तान, जो सिख के रहने की जगह हो, जैसे कि आपका इजराइल है जो यहूदी यानी ज्यूज के रहने की जगह है, समझ रहे हो, उसी वैसे ही। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ कि 1980 के दशक में पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए कई सारे ऐसे सिख समुदायों में जो कुछ लोग थे कि भैया उनको बढ़ावा दिया कि तुम लोग जो है ये मांग करो कि खालिस्तान के नया मतलब जो है सूबा बनाना चाहते हैं, नया एक कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए कई लोगों ने जो है पाकिस्तान के समर्थक आईएसआई जो है इंटर सर्विस, वो उनकी जो है मदद करी, उन्होंने मदद करी इनकी खालिस्तान को बनाने के लिए, और कई सारे खालिस्तानी जो है जो ग्रुपों को जो है उन्होंने समर्थन दिया। तो अब वो लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब ये टूल किट जो है ग्रेटा थनबर्ग को शेयर करी दिशा रवि, ये सब लोग ऐसे संगठन है PJF, अभी बताऊंगा उसका नाम पूरा। ठीक, जो कि खालिस्तान की मांग करता है। और फिर क्या हुआ कि जब ये टूल किट ने शेयर कर दी उसमें नाम लिखा हुआ था दिशा रवि का, उन सब का, कि जो है आप लोग को फार्मर प्रोटेस्ट करना है और इनके नाम। तो मतलब इसके ज़रिए क्या है, इन्होंने डिलीट भी कर दिया बाद में। क्यों? क्योंकि ये देखा गया, मैसेजिंग में निकाला गया कि दिशा रवि बोल रही है ग्रेटा थनबर्ग को कि ये तुमने क्या किया है, और हम लोग का नाम भी उसमें लिखा हुआ था, ये तो शेयर ही नहीं करनी थी, तुमने क्यों शेयर कर दी, और हम लोग के खिलाफ UAPA के अंतर्गत जो है कार्रवाई हो सकती है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि टेररिज्म्स को इंडिया में टेररिज्म को जो है ख़त्म करने उसका प्रिवेंशन करने का काम करता है। तो ये थी पूरी कहानी। ग्रेटा थनबर्ग ने उसको डिलीट तो कर दिया ये वाला मैसेज, लेकिन फिर भी तब तक जो है हाईलाइट बन गया ये, और इसके ज़रिए जो है अब ये बाद में फिर FIR हो गई, फिर ये दिशा रवि ये सब लोग जो है अभी पकड़ लिए गए हैं। PJF के इनके लिंक बिल्कुल पता चल गए हैं, जो कि खालिस्तान की मांग करता है, देश में सेपरेटिस्ट की बात करता है। तो अभी दिशा रवि के ऊपर क्या है, राष्ट्रद्रोह यानी कि आपका सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। सेडिशन इंडियन पिनल कोड के धारा 124A के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करो, पूरी एक एक चीज़ कहानी यहाँ समझ में आएगी 2 मिनट के अंतर्गत। ये पूरी कहानी, अब फैक्ट देख लेते हैं। निकिता जैकब और शांतनु भी इसमें पकड़े गए हैं। एक प्रो खालिस्तान आउटफिट है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, इन्होंने जो है फार्मर जब प्रोटेस्ट हुआ था तो इसमें जो है इनके लिंक हैं, इनके दिशा और इन सब के, और इन्होंने टूल किट जो है एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो गया था ये ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा, और तब तक ये हेडलाइन बन गई जब तक इन्होंने डिलीट किया। दिल्ली पुलिस ने अब FIR करके और टूल किट से जो भी लोग जुड़े थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, और प्रो खालिस्तानी एलिमेंट है, कंफर्म हो गया है। दिशा रवि, सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात इनके ऊपर रखी गई है। टूल किट क्या होती है, वहीं ये समझना जरूरी है। इंटरनेट के अगर भाषा में समझे तो ये कुछ साझा लक्ष्यों के उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट है से मिलता है, बस सिंपल ये ऐसा नहीं कि उसमें रिंच और वो प्लास और वो पेचकस रखा हुआ है। ठीक है, तो और कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्रंट लाइन वर्कर्स है कि उनको क्या टास्क, कितना क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, संविधान लॉ के अंतर्गत कब रहना है, बाहर आना है क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक, टूल किट जो है बहुत ही हैंडी टूल हो गया किसी मूवमेंट आंदोलन को बनाए रखने के लिए, कैंपेन को, और जब सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है तब। 124A के अंतर्गत जो है राष्ट्रद्रोह की बात होती है, देशद्रोह की बात होती है, और जिसमें यह है कि जो भी गवर्नमेंट जो लॉ द्वारा स्थापित है उसके खिलाफ अगर आप कोई अवमानना, कंटेम्प्ट या फिर हेट्रेड, घृणा या फिर एक्साइट करते हो लोगों को कि ये इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो ये राजद्रोह कहलाएगा, देशद्रोह। ठीक, खालिस्तानी मूवमेंट क्या है, सिख का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, सिख होमलैंड फॉर सिख की बात करता है, एक संप्रभुता वाला जो है स्टेट बनाना चाहता है खालिस्तान पंजाब रीजन में, और ये पाकिस्तान के द्वारा जो है समर्थित है, टेररिज्म फैलाना चाहता है जो पाकिस्तानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस खालिस्तानी सिंपथाइजर जो कि कनाडा, इटली और UK में हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो है आज का जो है फेवरेट जो है सेक्शन होता है रोज का, कॉमन ISP से उससे रिलेटेड यहाँ पे आ गए हैं।
कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कार्लापाट वन्य जीव अभयारण्य जो है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं? देखिए अभी क्या हुआ है कि 6 हाथी मर गए। हाँ, ये ह्यूमेरैक, ये हो गया आपका सेप्टिकेमिया, ठीक, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो है आपका ये हो गया कार्लापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और फुल्ली झरन जो है ये आपका वाटरफॉल भी इसी सेंचुरी में लोकेटेड है। और देखिए कोई आंसर दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। ये आपका कर्नाटका में नहीं है, बल्कि ये आपका कहाँ है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी वन्य जीव अभयारण्य है? कार्लापाट, ठीक। और यहाँ पे फुल्ली झरन वाटरफॉल भी है। और कौन कौन से उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है? भीतरकनिका और सिमलीपाल, ठीक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि ई छावनी पोर्टल से संबंधित क्या चीज़ें, कौन से कथन फॉल्स है? तो ये मोदी जी द्वारा क्या ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया गया? नहीं, ये डिफेंस मिनिस्टर द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह जी। और इसमें क्या है आपका कि जो भी कंटोनमेंट एरिया है, छावनी आपने देखा होगा, सुना होगा, ये छावनी एरिया जा रहे हैं, हर ज़्यादातर जगहों पे होता है। जैसे बरेली में है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, बरेली में है, लखनऊ में है, ठीक, आगरा में है। रेस्पेक्ट करता है इसके सिविक इशू, मतलब जो भी कंप्लेंट छावनी में, ई छावनी है, ये एक तरीके की पोर्टल है, वेबसाइट है, आप वहाँ जाके कंप्लेंट लगवा सकते हो। जो लोग भी कंटोनमेंट में हैं, रह रहे हैं, वहाँ उनको सर्विसेज नहीं मिल रही या जो भी चीज़ें, ठीक। तो उससे संबंधित है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, वही पूछा गया था कि गलत बताइए कौन सा है, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों सही हैं, ठीक। ई छावनी जो है इसका एम यही है कि ऑनलाइन म्यूनिसिपल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करी जाए 20 लाख सिटीजन जो छावनी एरिया में रहते हैं उनसे संबंधित। तो इसी तरीके से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए अगर आप लोग को कुछ भी इसमें अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का तरीका जैसा भी है, और उससे आपको बेनिफिट होता है। रोज़ एक कंसिस्टेंसी, रोज़ 6 बजे सुबह आपके साथ हम लोग यहाँ पे आपके करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो साझा करते हैं। तो आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर हमारे साथ आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जो कि एक कंप्लीट पेड ग्रुप है, इसमें टेस्ट सीरीज़, आपका जो स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, और जो है डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, इसमें कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है। इस तरीके का आप कंप्लीट ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप यूपीएससी का और ईपीएफओ का, जो नए हमारे पेड ग्रुप जुड़े हैं उसको, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880560 9696066089 पे कॉल करके। तब तक के लिए कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।